एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की क्लास 12th के एक्सरसाइज 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम लोग रेट ऑफ चेंज वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। अभी एक्सरसाइज 6.1 उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को आज कंप्लीट करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.1 के 14 तक के क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था और आज की वीडियो में 15 एंड ऑनवर्ड्स आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्या फाइंड करना है। द टोटल कास्ट CX इन रुपीज एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स of an item is given by CX is equal to 0.007 x cube plus minus 0.003 x square plus 15x plus 400. Find the marginal cost when 17 units are produced. तो मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए और ये होता क्या है, इसके लिए हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो को आप जरूर देखिए। उसमें मैंने इन दोनों को बताया है, डिफाइन किया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कास्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड मार्जिनल कास्ट। तो मार्जिनल कास्ट से रिलेटेड, टोटल कास्ट से रिलेटेड एक हमें फंक्शन गिवन है, हमें उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। जो उसका डेरिवेटिव आएगा उसमें x इक्वल टू 17 पुट करना है और वही हमारा मार्जिनल कास्ट होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कास्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। वी गेट C' मिलेगा, इसी को मार्जिनल कास्ट कहेंगे हम। हमने प्रीवियस वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में इसका जिक्र किया है, उसको अच्छे से आप देखेंगे पहले। अब देखिए, इसको जब हम डेरिवेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो 0.007 इंटू ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15, बाकी 400 का 0 हो जाएगा। अब हमें निकालना है मार्जिनल कास्ट एट x इक्वल टू 17, C'17 जिसको कहेंगे। x इक्वल टू 17 इसमें पुट कर देना है, तो हमें मिलेगा 0.021 17 स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। इसको सॉल्व करने के बाद हमें रिजल्ट जो मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है, इसके बाद मिलेगा हमें 6.069 माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.102 प्लस 15। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा 20.967। ये हमारा आंसर हुआ, ये हमारा मार्जिनल कास्ट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय Rx इज इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, dr/dx। रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। तो बस हमको इसको डिफरेंशिएट कर देना है और x इक्वल टू 7 पुट कर देना है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 को, तो मिलेगा 26x प्लस 26। यहाँ पे हमें पुट करना है 7, मार्जिनल कास्ट एट x इक्वल टू 7। तो ये मिला 26, 7 प्लस 1 8, 26 इंटू 8, 26 इंटू 8 की वैल्यू जो भी आएगी वो हमारा आंसर होगा। तो 26 इंटू 8 हमारा आएगा 208 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हम देखेंगे।
तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस एट r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज। बहुत इजी क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन इसलिए है कि सिर्फ रेट ऑफ चेंज इसका निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो डी अपन डी आर होगा 2 पाई आर। डिफ्रेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में पाई आर स्क्वायर को, तो पाई कांस्टेंट आर स्क्वायर का 2r होगा। r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर में पुट कर देते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस 2 पाई इंटू 6 12 पाई। हेंस सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 18 नंबर क्वेश्चन है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ x यूनिट्स of a product is given by Rx is equal to 3x square plus 36x plus 5. The marginal revenue when x is equal to 15. तो अभी जस्ट इससे पहले हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया। रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। तो Rx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 15 है प्लस 5 है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। R डैश x मिलेगा 6x, 3 इंटू 2x 6x हुआ प्लस 36 5 का 0, x इक्वल टू 15 इसमें पुट कर देते हैं, तो 6 इंटू 15 90 प्लस 36 126। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज फिनिश होता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं, फिर मैथमेटिकल फॉर्म में इसको समझेंगे, इसकी ज्योमेट्री को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंक्रीजिंग मीन्स क्या होता है? बढ़ता हुआ। इंक्रीज माने बढ़ना और डिक्रीज माने घटना। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब, पहले आप मैथमेटिकल डेफिनेशन पे मत जाइए। इंक्रीजिंग मतलब होता है बढ़ता हुआ, बढ़ना। तो कोई फंक्शन अगर हम ऐसा लेते हैं, कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स लेंगे तो उसका ज्योमेट्रिक एक फिगर बनता है, एक ग्राफ बनता है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ अगर ऐसा है, इस तरह का है कि वो लगातार इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। जैसे एक मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स का हमने ग्राफ ले लिया, ये देखिए ये ग्राफ क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम x एक्सिस पे बढ़ रहे हैं, जैसे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 पे आए तो y का कोऑर्डिनेट भी बढ़ गया। y इक्वल टू 0 पे था यहाँ पे, तो जब हम x की तरफ बढ़े तो ये y की तरफ भी बढ़ गया। आगे आए तो यहाँ पे देखिए x की तरफ बढ़े और तो और ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ कुछ दूर तक x की तरफ बढ़े तो y नहीं बढ़ रहा है, लेकिन घट भी नहीं रहा है। ये देखिए कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है। x की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो y कांस्टेंट पड़ा हुआ है। फिर कुछ देर बाद बढ़ना शुरू होता है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक में कहीं भी घटा नहीं y, यानी y कम नहीं हुआ। जैसे जैसे हम x की तरफ बढ़ते गए वैसे वैसे y इंक्रीज होता चला गया। तो इस तरह के जितने भी फंक्शन होंगे हम उनको कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। चाहे वो x हमारे x डायरेक्शन में बढ़ने के साथ साथ उसका y कोऑर्डिनेट बढ़ रहा हो या कांस्टेंट हो, तो हम उसको कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। सिंपल क्या कहेंगे? सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन का एक एग्जाम्पल है। अब हम चाहें तो एक और भी दूसरा फिगर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक तरह का ये एक पैराबोला मान लीजिए हमने बना लिया। अब इस पैराबोला की बात करें तो पैराबोला में दो तरह के फिगर्स आ रहे हैं। एक y जो हमारा y एक्सिस है उसके लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में अगर हम इधर जा रहे हैं, मतलब मान लीजिए ये 0 है, 0 से -1 की तरफ जा रहे हैं, मतलब x को हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। x को डिक्रीज कर रहे हैं तो y क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। पहले यहाँ था, अब y यहाँ पे चला गया। और भी हम कम कर रहे हैं x को, मान लीजिए -2 पे जा रहे हैं, तब y और भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। यानी x को डिक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे y इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन इसके राइट साइड में अगर चलते हैं तो राइट साइड में देखिए, जैसे x पे हम x इक्वल टू 0 पे थे, अब x इक्वल टू कोई और पॉइंट मान लीजिए 2 पे आ गए, तो y कोऑर्डिनेट भी इसका बढ़ गया, और आगे जाएंगे तो और बढ़ गया। तो इसके राइट साइड में ये इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये डिपेंड करता है, किसी एक ही फिगर में बहुत सारे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पार्ट हो सकते हैं। जैसे साइन x का ग्राफ अगर हम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं,
तो वो इस तरह का आता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है लगातार, x बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, ऐसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चलता रह रहा है। यानी कि एक फंक्शन अगर कोई लेंगे तो हमें सबसे पहले उसमें एक इंटरवल लेना होगा, एक इंटरवल लेंगे और उस इंटरवल में हमें चेक करना होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन को चेक करेंगे कहाँ पे, किसी क्लोज इंटरवल में, उस क्लोज इंटरवल में ही चेक करेंगे कि यहाँ से यहाँ, जैसे इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि x = 0 से x = 5 के बीच में ये क्या है, तो इंक्रीजिंग है, x = -2 to x = 0 के बीच में क्या है, तो डिक्रीजिंग है। तो इस तरह का एक हमें लेना पड़ता है, क्या इंटरवल लेना पड़ता है। अब इंटरवल कहाँ से सेलेक्ट करते हैं ये भी ध्यान रखिएगा। जैसा कि इसके पहले हमने पढ़ा है रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, तो उसमें हमने पढ़ा है कि कोई भी फंक्शन होगा अगर वो कंटिन्यूअस और डेराइवेबल दोनों है, डिफरेंशिएबल है, तो उसमें कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलता है जहां पर ये इसका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, या फिर यूं समझ लीजिए कि जहां से वो टर्न ले रहा होगा फंक्शन, वो फंक्शन जहां से टर्न ले रहा होगा वहां पे हमें एक इंटरवल लेना हो, यानी वो किस पॉइंट पे टर्न ले रहा है, जहां से मुड़ रहा है, वहां से एक तरफ और दूसरी तरफ दो इंटरवल में पूरी रियल लाइन बढ़ जाती है। तो अब हमें एक माइनस इनफाइनाइट से x = सपोज कर लीजिए 2 पे ये मिल रहा है, तो माइनस इनफाइनाइट टू 2 एक इंटरवल हो गया और दूसरा इंटरवल 2 प्लस इनफाइनाइट हो गया। अब दोनों अलग अलग इंटरवल में हमसे पूछा जाएगा कि किस में इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि हमसे इंटरवल निकालने के लिए भी पूछा जाए कि इसमें कितने इंटरवल बनेंगे और किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, किस में डिक्रीजिंग होगा। अभी हम सिर्फ बेसिकली आपसे बात कर रहे हैं जो व्यवहारिक बातें हैं, अभी मैथमेटिकली नहीं हम कोई भी बात कर रहे हैं। तो यहीं पे डिक्रीजिंग फंक्शन का देखिए एक दूसरा ग्राफ हम बनाते हैं। इसमें x के पॉजिटिव डायरेक्शन में जैसे जैसे हम इम्प्रूव कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे y की वैल्यू क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। कुछ दूर तक कांस्टेंट है लेकिन कहीं भी बढ़ नहीं रही है, हर जगह लगातार घटती जा रही है। तो इस पूरे इंटरवल में मतलब यहाँ x = a to x = b के बीच में ये डिक्रीजिंग फंक्शन कहा जाएगा और ये इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं घटी नहीं, लगातार बढ़ती गई, या तो कांस्टेंट थी या तो बढ़ती गई। तो अगर लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है या कांस्टेंट है तो उसको सिर्फ डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कहेंगे। घट रहा है तो डिक्रीजिंग, बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग। और उसके बाद पहले मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखेंगे। इंक्रीजिंग का डेफिनेशन है अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल a b। कोई इंटरवल होगा उसमें चेक करना होगा। इफ x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज fx1 लेस देन fx2। y इज इक्वल टू fx हम लोग जनरली लिखते हैं, तो y कोऑर्डिनेट को ही fx कहा जा रहा है। कह रहा है कि अगर x छोटा होगा x1 x2 से, मतलब x एक्सिस पे दो वैल्यू लेंगे, मान लीजिए ये x1 ये x2, अगर x1 छोटा है x2 से तो x1 पे जो fxy की वैल्यू होगी वो भी छोटी होगी x2 से, या उसके मैक्सिमम बराबर हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ये इसको x1 माने, इसको x2, तो ये fx1 ये fx2, तो मिनिमम बराबर हो सकती है या बड़ी होगी। तो इस केस में इंक्रीजिंग कहा जाता है फंक्शन फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ab। इसी तरह से डिक्रीजिंग में अ फंक्शन fx इज सेड टू बी डिक्रीजिंग इफ ab if x1 less than x2 implies fx1 less greater than fx2। मतलब x1 छोटा है अगर x2 से तो fx1 का वैल्यू बड़ा होगा fx2 से, यानी जैसे जैसे x के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे y की वैल्यू डिक्रीज करेगी। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करते हैं। अब देखिए फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कहेंगे, जब उस फंक्शन की वैल्यू x के साथ लगातार बढ़ रही हो, यानी y की वैल्यू लगातार बढ़ रही हो, कहीं कांस्टेंट नहीं हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इस तरह का कोई फंक्शन है, देखिए x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं लगातार इसकी वैल्यू बढ़ रही है, कहीं कांस्टेंट नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बढ़ गई कुछ, यहाँ पे और बढ़ गई, यहाँ पे और बढ़ गई, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अब ये साइन जो r इक्वल टू है इसको हम हटा देंगे, सिर्फ लेस देन रहना चाहिए। अगर x1 लेस है x2 से तो fx1 भी लेस होना चाहिए fx2 से। जैसे ये x1 है ये x2 है, तो x1 लेस है, 0 से करीब है, तो x1 छोटा होगा x2 से, तो इस पर जो वैल्यू आ रही है fx1 वो भी छोटी होगी fx2 से। तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। और इसके अपोजिट यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगर सिर्फ घट रही हो, जैसे इस तरह का फंक्शन कोई ले लिया,
अब x की वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, घटती जा रही है लगातार, कहीं भी कांस्टेंट नहीं।